हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्य क्लासेस। आज अपन करते हैं सीईटी का रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, तो सीईटी का शॉर्ट रिवीजन क्या है तो देख लेना। सिंपल सी बात है बेटा, मैं आपको बस शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, उसे शॉर्ट नोट बोली जाती है। शॉर्ट नोट्स मतलब कि ऐसे देखते ही आपको वो टॉपिक कवर हो जाए कि हर बार आप पूरा बुक रिपीट करने की गरज नहीं। तो वैसे शॉर्ट दूंगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए वो टॉपिक। और उसी है तो सबसे पहले अपन 12th का पहले शॉर्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद 11th का करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखेंगे बेटा, सबसे पहले जो एमएचसीईटी का जो आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स है मैथ्स के, और उसमें अपन को कुछ भी करके टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तभी आपको 100 मार्क्स आते हैं। उसमें से 40 क्वेश्चंस आपको 12th में रहेंगे और बाकी के 10 क्वेश्चंस आपको 11th के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 11th के कितने बेटा 10 बोले तो 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स और बाकी के 40 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स। तो मुझे लगता है कि 100% आपको ज्यादा करके 12th परफेक्टली होना चाहिए। 11th के मोस्टली कुछ चैप्टर से पूरे के पूरे नहीं, 20% सिलेबस है 11th का। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन 12th चालू कर देते हैं। 12th का शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। पार्ट 1 से चालू करते हैं। पार्ट 1 में शॉर्ट रिवीजन क्या है, तो सबसे पहले बेटा पार्ट 1 में अपन मैथमेटिकल लॉजिक सबसे पहला टॉपिक लेते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आपको ये लास्ट जेडब्ल्यू के लिए भी आपको ये कवर हुआ था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो मुझे लगता है फर्स्ट इस टॉपिक को रिवीजन करते हैं। ज्यादा टाइम लगेगा बेटा, बहुत कम टाइम लगेगा। इस चैप्टर को अगर मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो अगर अच्छे से ध्यान दे तो ये टॉपिक बहुत इजी कवर हो सकता है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट। आपको ज्यादा करके इसको स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट होता है क्या, आपको ऑलरेडी पता है। स्टेटमेंट दो तरीके का होता है, ट्रू स्टेटमेंट हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। दोनों भी नहीं, ऐसा नहीं कि ट्रू भी नहीं फॉल्स भी नहीं, बट कंपलसरी क्या होता है स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। दो तरीके का स्टेटमेंट है बेटा, एक है ट्रू स्टेटमेंट और एक है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो या ट्रू हो सकता या फॉल्स हो सकता, दोनों भी नहीं हो सकता, वो थोड़ा ध्यान देना। दूसरी बात, ये मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट कैसे पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा बोलते हैं कि वो स्टेटमेंट होता है नहीं। मेन बात, हर चीज का एक स्टेटमेंट होता है कि भाई हाँ कल कुछ न्यूज हुआ, उसका एक स्टेटमेंट, टुमारो इज अ लॉकडाउन, तो स्टेटमेंट सही है गलत है, तो स्टेटमेंट या ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, इसके कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिकल कनेक्टिविटी है, मतलब ट्रूथ टेबल्स है। वो ट्रूथ टेबल आपको अच्छे से देखने हैं, ट्रूथ टेबल बोला जाता है इसको, ट्रूथ टेबल। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना बेटा, स्टेटमेंट आपको पी क्यू आर तीन तरीके से ले सकते हैं। पी क्यू डिनोट किया जाता है स्टेटमेंट को, बट स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स रहते हैं, वो याद रखना। तो सबसे पहले देखो बेटा, मेन बात डिसजेक्शन। डिसजेक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात, डिसजेक्शन मतलब इसे बोलते बेटा और बोला जाता है। ओके, इसे डिनोट किया जाता है और से। आपको पता है कि इसमें क्या होता है बेटा, पूरे के पूरे ट्रू रहते हैं बेटा, एक ही फॉल्स होता है। ऑल आर ट्रू ओनली वन इज फॉल्स, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट क्या होता है, अगर टी टी रहा तो ट्रू होता है, अगर टी एफ रहा तो भी ट्रू होता है, बस एक ही जगह फॉल्स होता है। अगर दो भी तरफ स्टेटमेंट अगर एफ एफ रहा तो ही फॉल्स होता, नहीं तो हर जगह स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते बेटा दूसरा वाला कंजक्शन। देखो बेटा, कंजक्शन में क्या होता है, कंजक्शन को डिनोट किया जाता है बेटा एंड से। कंजक्शन को डिनोट करते बेटा किससे, एंड से। तो इसको एंड एंड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से लिखते हो तो एंड एंड लिख सकते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे दूसरी बात क्या होती है बेटा, इसमें पूरे के पूरे एक ही ट्रू रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहेगा। एक याद रखना बेटा, इसमें ओनली वन इज ट्रू, एवरीथिंग विल बी फॉल्स। टी एफ रहा तो एफ, एफ टी रहा तो भी एफ। टी टी दो भी साइड अगर दो स्टेटमेंट रहते हैं ट्रू ट्रू, तभी स्टेटमेंट ट्रू होता है, वो होता है कंजक्शन। रिजेक्शन में क्या होता है बेटा, पूरे के पूरे ट्रू होते हैं, एक ही फॉल्स होता है, अगर दो भी साइड अगर एफ एफ रहा तो उसे फॉल्स होता है। दूसरी बात, थर्ड देख लो बेटा, कंजक्शन हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन बहुत सिंपल है। इंप्लीकेशन में बेटा इसे डिनोट किया जाता है इफ से, इफ बोल सकते हैं या देन बोल सकते हैं। इसका सिंबल है वन साइड एरो मार्क, इफ या देन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, देन। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसमें टी एफ टी टी बस एक ही कंडीशन फॉल्स होता है। कब होता है बेटा, जब आपको टी इंप्लाइज एफ रहा तो ही फॉल्स होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट आपको ट्रू हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इंप्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो बेटा, इसमें दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है फोर्थ वाला, बाय इंप्लीकेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, बाय इंप्लीकेशन। बाय इंप्लीकेशन मतलब सिंपल सी बात है, बाय इंप्लीकेशन में क्या होता है, इफ एंड ओनली, डबल एफ लेते बेटा, इफ एंड ओनली बोल सकते हैं, या दो साइड एरो मार्क यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे बेटा, दो साइड एरो मार्क। तो यहाँ पे भी बेटा क्या होता है, टी एफ एफ टी, दो ट्रू होते दो फॉल्स होते। अगर स्टेटमेंट आपको टी इंप्लाइज एफ रहता है या एफ बाय इंप्लीकेशन ऑफ ट्रू रहता है, तो इसका आंसर क्या आता है बेटा, फॉल्स होता, बाकी हर जगह आपको स्टेटमेंट ट्रू आता। तो यहाँ पे बेटा एक ही जगह होता है टी एफ रहा तो ही एफ होता, बाकी हर जगह आपको स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। इंप्लाइज और बाय इंप्लाइज, इसे क्या बोल सकते हैं, कंडीशनल बाय कंडीशनल भी बोल सकते हैं।
बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, क्योंकि ये ट्रू टेबल अगर अच्छे से आते हैं तो आपका क्वेश्चन क्लियरली होता है, वो कभी आपको डिफरेंट टाइप में पूछा जाता है, टोटोलॉजी वगैरह बोलता है, वो आगे का टॉपिक है, देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, डिसजंक्शन मतलब और, इसमें पूरे के पूरे ट्रू रहते हैं, एक ही फॉल्स रहते हैं। कंजंक्शन मतलब पूरे के पूरे फॉल्स रहते हैं, स्टेटमेंट एक ही ट्रू होता है। और उसके बाद इंप्लीकेशन में देखो बेटा, इसको इफ बोला जाता है, टी एफ है तो एफ होता, नहीं तो हर जगह आपको स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू हो जाता है, एक ही एफ होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। बाय इंप्लीकेशन में दो ट्रू दो फॉल्स, टी एफ है तो एफ होता है, एफ टी है तो भी एफ होता है, ठीक है। देखते बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना नेगेशन, दूसरा वाला देख लो बेटा। नेगेशन मतलब आपको पता है कि नॉट यूज किया जाता है, इसको नेगेशन रूल, ओके। नेगेशन में देखो बेटा सिंपल सी बात है, इसको एक्चुअली डिनोट किया जाता है लाइक दिस सिंबल, ओके, और इसे क्या बोलते हैं, नॉट से डिनोट किया जाता है, एनओटी नॉट, ओके। अब दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे नेगेशन रूल में क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर आप टी को नेगेशन लगाते हो तो उसका आता है फॉल्स, अगर फॉल्स को नेगेशन लगाते हो उसका आता है ट्रू, ओके, ये याद रखना। अब दूसरी बात, इसमें कुछ कंडीशंस है, नेगेशन रूल अप्लाई करें जब आपको सिंबल्स क्या होते हैं, डिसजंक्शन का क्या होता है, कंजंक्शन का क्या होता है, वो देखो। देखो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात, अगर आर को, आर मतलब डिसजंक्शन है, इसको अगर आप नेगेशन लगाते हो तो इसका सिंबल क्या आएगा बेटा, एंड हो सकता है, ओके। अगर आप समझ लो नेगेशन ऑफ एंड को अगर ये लगाते हो तो इसका क्या होगा बेटा, और हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी जगह नेगेशन ऑफ बाय इंप्लीकेशन लगाते हो तो इसका एंड हो जाएगा, ओके, याद रखना। और बाय इंप्लीकेशन ऑफ क्या लगाते हो बेटा, दो साइड बाय इंप्लीकेशन को नेगेशन लगाते हो इसका होगा और, ये सिंबल याद रखना बेटा, नेगेशन रूल के लिए आपको काम आ सकता है, ठीक है, वो बहुत इजी है। अगर बाहर से नेगेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो और का एंड होता है, एंड का और होता है, इंप्लाइज का एंड होता है, बाय इंप्लाइज का और होता है, ये होता है नेगेशन रूल। और इसमें थोड़ा याद रखना बेटा, जिसको नेगेशन लगेगा उसका ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है, वो अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। क्लियर बेटा एवरीवन, बस जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं बेटा अच्छे से देख लो, आपका क्वेश्चन बहुत इजी कवर हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, नेक्स्ट है टोटोलॉजी। आपको बताऊंगा टोटोलॉजी क्या है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टोटोलॉजी मतलब क्या होता है। अगर समझ लो बेटा, इसमें ट्रूथ टेबल जब सॉल्व करते हो तो उसके पूरे के पूरे ट्रू आते हैं, उसे टोटोलॉजी बोला जाता है, ओके। टोटोलॉजी मतलब पूरा आखिरी का जो है पूरा का पूरा ट्रू आना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोला जाता है, ओके। ट्रूथ टेबल सॉल्व करने के बाद पूरे के पूरे अगर आपको टीटीटी आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोला जाता है, ओके। अब दूसरी बात फैलेसी, याद रखना। फैलेसी मतलब क्या होता है बेटा, फैलेसी में फैलेसी बोल सकते हैं या कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं। फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या होता है, अगर इसमें पूरे के पूरे स्टेटमेंट एफ आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, फैलेसी बोल सकते हैं। आपको कई बार बेटा जेडब्ल्यू में पूछा गया है या कई कौन सा एंट्रेंस में पूछा गया है, ज्यादा करके टोटोलॉजी बोल के प्रूफ करो बोलता है। जैसे टोटोलॉजी बोलेगा तो आपको याद रखना है कि पूरे के पूरे आखिरी को जो सॉल्व करने के बाद सिंबल्स पूरे ट्रू आते हैं, पूरे स्टेटमेंट ट्रू आते हैं, तब उसे अपन टोटोलॉजी बोलते हैं। अगर पूरे के पूरे फॉल्स आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फैलेसी बोला जाता है। तो एक याद रखना बेटा, मुझे लगता है कि ज्यादा करके ये वाले क्वेश्चन ही ज्यादा पूछते कि टोटोलॉजी बोल के प्रूफ करो, बोलते कि टोटोलॉजी है कि या कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ स्टेटमेंट देंगे नीचे उसके हिसाब से बताएं। और इसमें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि लास्ट टाइम भी जेडब्ल्यू परसों के पेपर में पूछा गया था टोटोलॉजी बोल के प्रूफ करने के लिए, वो थोड़ा अच्छे से देखना। आपको पता है कि टोटोलॉजी मतलब पूरे के पूरे ट्रू आते हैं अगर ट्रू टेबल यूज करने के बाद। अगर फैलेसी में क्या होता है बेटा, पूरे के पूरे फॉल्स आते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं, सिंपल से याद रख सकते हो। अब दूसरी बात देखो बेटा, इसमें आठवां जो है नेक्स्ट कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है, या ट्रू भी आ सकता है या फॉल्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जैसे कि कोई भी सिंबल आ सकता है, टी एफ टी टी ऐसा कुछ भी आ सकता है, या एफ टी टी। बट अगर ये दोनों सेम नहीं, अगर नहीं रहे, मतलब जैसे कि समझ लो पूरे के पूरे फॉल्स है तो उसको फैलेसी बोलते हैं, पूरे के पूरे ट्रू है तो उसको टोटोलॉजी बोला जाता है। अगर समझ लो कॉन्टीजेंसी में टी एफ एफ टी कुछ भी आ सकता है, मतलब दोनों भी आ सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी बोला जाता है। बहुत इजी है कॉन्टीजेंसी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे याद रखना बेटा, मुझे लगता है 100% इसमें से कंफर्म क्वेश्चन रहेगा, याद रख लो और बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। और उसके लिए सबसे पहले आपको ये ट्रू टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से देखना। अगर ट्रू टेबल आपको अच्छे से आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा वहाँ, ठीक है। अभी चलते बेटा आगे देखो बेटा, नेक्स्ट तीसरा है, नेक्स्ट वाला कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिट। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिट, कॉन्ट्रापोजिट देख लेना बेटा। कन्वर्स क्या है, इनवर्स क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, ये क्या है। ठीक है, अपने पास देखो बेटा लास्ट टाइम अभी जेडब्ल्यू में कॉन्ट्रापोजिटिव वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वो स्टेटमेंट में पूछा जाता है, उसको ध्यान देना। अगर समझ लो P इंप्लाइज Q रहा, P इंप्लाइज Q रहा, तो इसका कन्वर्जन कैसे लिखोगे बेटा, Q इंप्लाइज P लिखना है, Q इंप्लाइज P। स्टेटमेंट के फॉर्म से देता है, उसको थोड़ा स्टेटमेंट में अच्छे से देख लेना।
और दूसरी बात इनवर्स बोले तो इसका क्या है बेटा अपोजिट, नेगेशन क्यू सॉरी नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। ओके, अब दूसरी बात कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब अगेन वो नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। परसों जेडब्ल्यू में पूछा गया था तो स्टेशन वाला क्वेश्चन था ये कि आई रीच स्टेशन देन आई विल नॉट रीच द स्टेशन, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। अगर p इंप्लाइज क्वेश्चन q रहा तो उसको अपन कन्वर्शन q इंप्लाइज p लिखते, अंदर अपन को देन यूज करना है। अगर इनवर्स में क्या लिखोगे नेगेशन p इंप्लाइज नेगेशन q यूज कर सकते। और दूसरी बात यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब नेगेशन q इंप्लाइज नेगेशन p। बहुत अच्छे तरीके से देख लो बेटा, बहुत इजी कांसेप्ट है, ठीक है। दूसरी बात देखो, एनी कंफ्यूजन हियर? ओके, दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे 10th देखो, यहाँ पे आएगा आपको क्वांटिफायर। क्वांटिफायर दो तरीके के बेटा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एसेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल मतलब बेटा फॉर ऑल होता है, ओके, और एसेंशियल मतलब ऐसा होता है। ये क्या है? फॉर ऑल में क्या होते हैं, पूरे के पूरे कंडीशन क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फॉर ऑल कंडीशन बोलते हैं। मतलब कौन सा कंडीशन होता है, यूनिवर्सल कंडीशन, यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोला जाता है। कौन सा क्वांटिफायर बेटा, यूनिवर्सल। इसमें पूरे के पूरे ऑल द वैल्यू शुड बी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, कोई भी एक भी वैल्यू अगर उस क्वेश्चन में सेटिस्फाई होती है जो आप सो दैट लेते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू बोल सकते हैं। अगर एक भी नहीं हुई इसमें तो ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉल्स होता है। इसमें क्या चाहिए, कोई भी एक हुआ तो चलता, कोई भी एक वैल्यू एग्जिस्ट किए तो चल रहा है, इसे एसेंशियल में बाकी जगह चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना दूसरा वाला, ओके। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, फटाफट कर लूंगा, ओके। 10 मिनट हो गए। नेक्स्ट देखो, 10-15 मिनट में एक टॉपिक हो जाता है बेटा, एक चैप्टर हो जाता है, अच्छे से देख लेना। डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट की, अगर डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको हो जाता है तो आप बस सामने बुक रख ले, देख लेना, फटाफट देख लेना, शॉर्टकट आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे चलते बेटा, आगे वाला टॉपिक है ड्युअलिटी, ओके। ये ड्युअलिटी के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। ड्युअलिटी, ड्युअलिटी मतलब आपको याद रखना है बेटा, इंटरचेंज करना है, और का एंड में, एंड का और में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ड्युअलिटी बोला जाता है। ड्युअलिटी मतलब सबसे पहले देखो बेटा, अगर t का क्या होता है बेटा, फॉल्स होता है, और फॉल्स को क्या लिख सकते हो बेटा, ट्रू, ठीक है। और आपको और का आ जाएगा बेटा एंड का आ जाएगा और, इंटरचेंज बोलो ना, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। और टोटोलॉजी का आपको कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी होता है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना बेटा, सिंपल सी बात, फॉर ऑल का एसेंशियल होता है, एसेंशियल का फॉर ऑल होता है, ये भी याद रखना। ये है ड्युअलिटी के सिंबल्स, इसको अच्छे से याद रखो बेटा। इसका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बहुत इजी तरीके से कवर करो। बस आपको इंप्लाइज बाय इंप्लाइज इसमें नहीं आता है, इसमें बस आपको आर एंड होता है, और ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होना चाहिए। और दूसरी बात, टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी, ओके, राइट। एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक, ड्युअलिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट दूसरा वाला देखते हैं। ड्युअलिटी के बाद दूसरा टॉपिक आएगा आपको मेन बात, इसमें थोड़े लॉस है, मुझे लगता है लॉस अच्छे से कर लेना जरूरी है। अगर लॉस अच्छे से आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजी से कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा दूसरा टॉपिक जो इसमें सर्किट्स, तो मुझे लगता है एग्जाम में सर्किट्स नहीं पूछे जाएंगे, तो भी देख लेना, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो बेटा सर्किट में दो तरीके के सर्किट है, एक सीरीज है और दूसरा वाला पैरेलल है, दूसरा वाला पैरेलल। सीरीज में सिंपल सी बात है बेटा, सीरीज बोले तो वी हैव टू यूज एंड, और पैरेलल में आपको और यूज करना है। सीरीज में एंड यूज करना है और पैरेलल में आपको और यूज करना है। जैसे भी आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दिया लिखना है आपको, या डायग्राम दिया है कि अगर उसको साइड साइड में रहा तो उसको एंड लिखो सीरीज फॉर्म में, अगर पैरेलल फॉर्म में रहा तो और लिखो, ओके। बाकी ध्यान देना है, और उसमें थोड़ा अच्छे से देख लेना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, और बहुत इजी तरीके से कवर हो जाएगा, ओके। इसके कुछ लॉस है बेटा, वो लॉस देखना है अच्छे से, लॉस बचे इस टॉपिक में, बस बाकी सब कवर हो चुका है, ठीक है। मुझे लगता है आपको टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा बेटा, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा कुछ लॉस है, लॉजिकल लॉस, अलजेब्रिक लॉस भी बोल सकते हो, ये लॉस है, ये लॉस के भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ओके। सबसे पहले बेटा मुझे लगता है कि एक ज्यादा से ज्यादा दो इंपॉर्टेंट लॉस है इसके। सबसे पहला लॉ है बेटा P इंप्लाइज Q को अपन कैसे लिखें, P इंप्लाइज Q को अपन लिख सकते हैं नेगेशन P और नेगेशन Q, आप सैटिस्फाई करके भी लिख सकते हैं। कई बार एग्जाम की P इंप्लाइज Q इज वेरीफाई बोलेगा, तब अपन को क्या लिखना है, नेगेशन P और Q लिखना है, नेगेशन P और Q लिखना है, कंफ्यूज नहीं, ठीक है। और दूसरी बात देखो बेटा, P बाय इंप्लीकेशन अगर Q देता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये दो लाइन याद रखना जरूरी है क्योंकि इसके क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको देखो बेटा P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P,
Q implies P, इसको ऐसे लिखते हैं। आपको पता है P implies Q को अपन क्या लिखेंगे, नेगेशन P R Q लिखेंगे एंड नेगेशन Q R P भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रख सकते हो। ओके, दूसरी बात है, ओके, इसे कंडीशनल लॉ है, ये बाय कंडीशनल लॉ। कंडीशनल में P implies Q इक्वल बोलेगा तो अपन इसको क्या लिखेंगे, नेगेशन P R Q लिख सकते हैं। और बाय इंप्लीकेशन में क्या करोगे बेटा, P बाय इंप्लाइज Q को P एंड Q, P implies Q एंड Q implies P। अगर आप उसको लिखना है नेगेशन P R Q लिख सकते हैं ये फॉर्म को, क्योंकि ये कंडीशनल लॉ के हिसाब से बाय कंडीशनल को कंडीशनल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट है बेटा थर्ड वाला, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, डी मॉर्गन्स का मतलब क्या रहता है, P एंड Q रहा, अगर आप बाहर से नेगेशन ला दो इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेशन से क्या होगा, नेगेशन P R नेगेशन Q लिख सकते हो। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे अगर बाहर से नेगेशन लेके P R Q रहा तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, सिंपल सी बात, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। देख लेना बेटा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो बता देना, बहुत इजी लॉ है और बहुत अच्छे से कर सकते हो उस लॉस को। ओके, दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करना है एक दूसरे को। अगर समझ लो आपको P R Q R एंड ऐसा भी रहा, समझो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट लॉ होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, P R Q एंड P और R ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसको एंड में लिखना है P एंड Q और ऐसे दिया समझो, तो इसको क्या लिखोगे, P एंड Q और P एंड R। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टू लॉज बेटा, ये दो लॉ अच्छे से देखते हैं। ठीक है, दो लॉ अगर अच्छे से करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बहुत इजी लॉस है और बहुत आराम से कर सकते हो, और मुझे लगता है कि बहुत इजीली आपको समझ में आना चाहिए। कंडीशनल देखो बेटा, P implies Q को अपन क्या लिख सकते हो, नेगेशन P R Q, ये है बेटा लॉजिक का। अब इसमें से ही दो क्वेश्चन आएंगे बेटा, मुझे लगता है इसके बाहर का कोई निकलेगा नहीं, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देख लो, कुछ विश्वा नहीं है, 100% मैंने देता हूँ कि इसके दो क्वेश्चन इसी में से निकलेंगे, ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो जो मैंने पढ़ा है। ओके, शॉर्ट रिवीजन बेटा 10-15 मिनट लगे होंगे मेरे ख्याल से रिवीजन करने के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से देख लो, आपको दिमाग में बिठा लो इसको कि यार हो जाएगा, अभी तो खत्म, 2 मार्क 2 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क आपके खत्म हो गए। बहुत अच्छे से रिवीजन करो, आपको अगर लगता है टाइम मिलता है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लो जो लॉजिक में पूछेंगे। ओके, और मुझे लगता है एक आधा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, मेरे 2 लॉस है, बाकी के लॉस उतना जरूरी नहीं है, बट ये 2 लॉ अच्छे से कर लो, कंडीशनल और बाय कंडीशनल लॉ बहुत इजी है। ओके, क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते बेटा, दूसरा और कंफ्यूज नहीं होना बेटा, गो फॉर द नेक्स्ट लॉ। ओके, इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अच्छे से देखिए ना, उसके बाद मैट्रिसेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, वी गो फॉर द नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा, मुझे लगता है ये बच्चे बहुत इससे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत इजी चैप्टर है, और अब बस इसके थोड़े फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर बेटा, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करा के दूंगा आपको, और आपको दिमाग में बैठ जाए और इसका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट निकले। ठीक है, तो सबसे देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ये आधा क्वेश्चन प्रिंसिपल से पूछा जाता है या कहीं कहीं जनरल सॉल्यूशन भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा याद रखना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाद में इसके 2 टॉपिक है, पहले थोड़ा नॉर्मल है, उसके बाद इनवर्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन, पहला टॉपिक आपने किया होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन या प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी क्या होती है बेटा, 0 डिग्री से लेके x और 360 डिग्री के बीच में रहती है, तभी अपन उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। आपको वैल्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है तो उसकी वैल्यू 360 से बड़ी होती है और 90 के बीच में भी आ सकती है, तो उससे अपन वहाँ पे 90 और 270 नहीं लेना है, क्योंकि 270 और 90 लेते तो उसमें फंक्शन चेंज होता है, तो उसे अपन क्या लेते हैं, सिंपल सी बात, अगर समझ लो मुझे बेटा sin x = 1/2 दिया, तो मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, आपको तो पता है कि इसकी वैल्यू किसके अंदर आनी चाहिए, x की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 360 के बीच में आनी चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है कि sin x = मैं क्या लिख सकते हैं इसको, sin x = 1 बोले तो इसको sin 30 डिग्री लिख सकता है, तो पहला प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलेगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। ओके, अब दूसरा क्या निकलेगा बेटा, sin पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट है, sin पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो क्या लिखूंगा, sin x = क्या लिख सकते हो बेटा, sin 180 डिग्री माइनस x = sin x
तो बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन विल बी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 1/2 मतलब कितना डिग्री है बेटा, 30 डिग्री है। 180 डिग्री माइनस कितना होता है बेटा, 30 डिग्री। यू गेट आंसर sin x। तो sin x इक्वल कितना डिग्री आएगा बेटा यहाँ पे 150 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो दूसरी वैल्यू x की क्या आएगी बेटा 150 डिग्री आ सकती है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वाड्रेंट। अगर नेगेटिव आते हैं तो देख लेना कि साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट है, वो अच्छे से देख लेना। साइन दो जगह नेगेटिव रहेगा कोई भी जगह, जैसे फोर्थ ले लो और थर्ड में 180 प्लस थीटा ले लो, 180 माइनस थीटा ले लो, तभी भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। तो इसके दो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी बेटा, एक 30 डिग्री दूसरा वाला 150 डिग्री। उसको रेडियन में भी लिखा जाता है, रेडियन में लिखने के लिए आपको बस क्या करना है, अगर डिग्री में दिया तो उसको पाई बाय 180 करो, रेडियन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, सिंपल सा आंसर। कई बार क्या होता है एमसीक्यू में रेडियन में देते, बच्चों को रेडियन में दिए तो मेरा आंसर गलत है सोचते। बेटा देख लो ये डिग्री में, उसको रेडियन में लिखने के लिए आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, पाई बाय 180 कर दो, आपका आंसर वहां पे रेडियन में दिख जाएगा जो आपको यहां पे निकला। या 30 डिग्री को पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। ओके, चलते बेटा नेक्स्ट। एनी कंफ्यूजन इन प्रिंसिपल वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इजी है, उसकी वैल्यू 0 डिग्री से 360 के बीच में चाहिए, और इसके प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इसमें देखो बेटा सेकंड टॉपिक जो है जनरल सॉल्यूशन, बहुत इजी है बेटा ये जनरल सॉल्यूशन, बस इसके फार्मूले थोड़े याद रखने हैं जनरल सॉल्यूशन के। ओके, अगर समझ लो बेटा इसका वैल्यू कभी भी sin x इक्वल अगर आप 0 लेते हो, या cos x इक्वल टू 0 आता है, या tan x इक्वल टू 0 आता है, तो इसको अपन क्या करते हैं बेटा शॉर्टली देख लेना। इसका एक फार्मूला है कि अगर ये सब इक्वल टू 0 आते हैं तो इसको क्या करना है, sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0। क्या करूंगा बेटा sin x इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू n पाई n इज बिलोंग्स टू 0, बस इतना लिख देना बेटा। sin x इक्वल टू 0 देता है, अगर समझ लो cos x इक्वल टू 0 दिया तो उसको क्या लिखूंगा बेटा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 और n इज बिलोंग्स टू 0। बस थोड़ा फार्मूला याद रखना बेटा। ओके, और cos tan इसका सेम रहेगा बेटा, tan का n पाई इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू 0। क्लियर? अगर समझ लो आपको दिया बेटा sin 3x इक्वल टू 0 दिया, समझो क्या लिखो बेटा sin 3x इक्वल टू 0 मतलब sin 3x 0, तो मुझे लगता है sin 3x 0 मतलब 3x इक्वल क्या होगा बेटा n पाई, x इज n अपॉन 3, x इक्वल कितना बेटा n अपॉन 3, n इज बिलोंग्स टू 0, हो गया आंसर। ओके, बस थोड़ा सा फार्मूला याद रखना बेटा इसके लिए, और जनरल सॉल्यूशन के अगर फार्मूले अच्छे से याद रखते तो आपका जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से कवर होगा, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट, टेंशन मत लो बेटा, आराम से हो जाएगा सीईटी, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और दूसरी बात क्या है, आपको क्वेश्चन कुछ भी करके थोड़ा बहुत वेट करना है। मुझे लगता है कि अगर आप घाई घाई में क्या करोगे, स्पीड में ए बी सी डी नेगेटिव मार्किंग नहीं बोल के ऐसे डाल दोगे, थोड़ा सोचो बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहेगा। आप थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अगर क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ोगे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट अपना क्वेश्चन एकदम परफेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। और ये याद रखना बेटा। दूसरी बात ये हो गया साइन जनरल सॉल्यूशन के अगर इक्वल टू 0 रहा, अगर समझ लो यहाँ पे अगर जनरल सॉल्यूशन में sin x इक्वल टू समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी आ जाए, समथिंग वैल्यू, जैसे कि sin x इक्वल टू मैंने sin अल्फा लिया, अब समझ लो cos x इक्वल टू cos अल्फा लिया, और थर्ड वाला tan x इक्वल टू tan अल्फा लिया। जैसे कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे और दूसरा कुछ भी आ सकता है, 1/2, 1/2, एंगल कुछ भी आ सकता है, जैसे √3/2 या 1/4 ऐसा कुछ। तब अपन को इसका फार्मूला क्या हो सकता है, ये तो ये बता दिया सर, ये तो हमको क्लियर होगा। अब यहाँ पे समझ लो कि sin x इक्वल टू sin अल्फा, उसका क्या हो सकता है, तो बहुत इजी है बेटा, देख लेना। इसका एक फार्मूला है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 होल पावर n इनटू अल्फा। बस सिंपल सी बात है, ये आपकी x की वैल्यू जो यहाँ पे अल्फा आएंगे, अल्फा मतलब डिग्री को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और समझ लो cos x इक्वल cos अल्फा, x इज इक्वल यहाँ पे क्या आ सकता है बेटा, सिंपल सी बात है 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। जो भी cos x इक्वल अगर समझ लो यहाँ पे cos 30 डिग्री दिया, मैं cos 1/2 दिया, तो क्या लिख सकते हो बेटा, cos 1/2 बोले तो सीधी सी बात x इक्वल टू cos x इक्वल टू मुझे 1 दिया है, 1/2 दिया, 1/2 मतलब कितना डिग्री आता है, 60 डिग्री आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे cos x इक्वल टू cos 30 डिग्री, सॉरी 1/2 मतलब 60 डिग्री है। ओके, तो x इक्वल फार्मूला है बेटा अपने पास 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा बोले तो कितना 60। क्लियर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, अगर समझ लो tan का फार्मूला देखो, tan का रहेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये इसका फार्मूला होगा बेटा, और ये cos x का होगा, अब ये इसका, ठीक है। और एक रहेगा बेटा कि सर ये तो पूरे हो गए, अब स्क्वायर में आए तो कैसे करना है, स्क्वायर वाला भी फार्मूला रहेगा बेटा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। स्क्वायर वाला देखो बेटा, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x। देखिए बेटा यहाँ पे sin स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा
और tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और ये क्या रखना बेटा सर, ये तो sin cos tan हो गए, बट अगर secant cosec में है तो हम क्या करें, cot में है तो क्या करें। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है बेटा, आपको पता है कि अगर cosec में है तो sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, cot में है तो tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, और secant में है तो cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आपका कवर हो जाए। अगर समझ लो सर sin x स्क्वायर x है और sin अल्फा, तो इसके लिए तो बहुत इजी है बच्चों, देख लेना। अब यहाँ पे क्या है इसका फार्मूला बेटा, सबका एक ही रहेगा फार्मूला, x n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। यहाँ पे कुछ भी आने दो बेटा, इसका एक ही फार्मूला है, x n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। और दूसरी बात याद रखना बेटा, यहाँ पे x n पाई प्लस आर माइनस अल्फा बोले तो एक याद रखना कि अगर आपको यहाँ पे इसको पहले ऐसे आया तो पहले ऐसे कन्वर्ट करो, बट यहाँ पे याद रखो कि स्क्वायर का ही फार्मूला आगे में लगाना है, क्योंकि आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको उसका आंसर निकलेगा। उस आंसर को देखना है कि मेरा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में तो स्क्वायर फॉर्म में लिखो, स्क्वायर फॉर्म में रहा तो फार्मूला ये डालो, नहीं नॉर्मल फॉर्म में रहा तो आंसर ही निकालो, राइट। ये होगा बेटा जनरल सॉल्यूशन, बहुत इजी तरीका है बेटा, और ये फार्मूले अगर अच्छे से याद रखते हो आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या करें बेटा, मजा आ रही होंगी आपको, बोल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि क्या है बेटा शॉर्ट रिवीजन करना जरूरी है। अभी तो लास्ट टाइम में थोड़ा सीरियस लेना है, क्योंकि अगर सीरियस लिए नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत बोर हो जाता है, क्योंकि पूरा एक ही बार करना बहुत तरह सा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए देखो उसका शॉर्ट रिवीजन, देखो यार शॉर्ट क्या है, और अच्छे तरीके से शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल से बहुत इजी टॉपिक है, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं पूरे साल का एक ही दिन में आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं बोलूंगा कि पूरा 100% कवर होगा, हो जाएगा 100% कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में पूरे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, और शॉर्टकट में आपको फॉर्मूला बेस बता रहा हूँ, बस आपको अच्छे से फॉर्मूला बेस देखना है। और यार ये फॉर्मूला ऐसा है, इसका क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है। और ये करने के बाद मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कृपया करके वो जो आपका शॉर्ट रिवीजन करने के बाद आप जो ईयरली क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो, चैप्टर में देखना है कि मैथमेटिक लॉजिक में क्वेश्चन कौन से टाइप के पूछे हो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो आपका क्वेश्चन वहां पे बहुत इजी तरीके से कवर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब सिंपल सी बात है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, आपको बताऊंगा मेरे ख्याल से। ओके, एक एंगल ले लूंगा, यहाँ पे मैंने बीटा ले लिया। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, पी पॉइंट x, y, और ये देखो बेटा यहाँ पे y एक्सिस पे लेंगे, x एक्सिस, और इसको r समझिए। ठीक है, तो अगर मैंने sin थीटा लिया तो क्या होगा बेटा, sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, y अपॉन r। ठीक है, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x अपॉन r, और tan थीटा का फॉर्मूला आपको आ जाएगा y अपॉन x। तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना, तो अगर समझ लो आपको x इसमें दिया तो कैसे निकालोगे, ये कैसे दिया तो अगर समझ लो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, x इज इक्वल टू r sin थीटा, सॉरी y इज इक्वल टू r sin थीटा, और x इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, और r की वैल्यू कैसे निकाले सर, तो r के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप कौन से भी तरीके से निकाल सकते हैं, आपको x y दिया तो r निकालो और थीटा निकालो, और थीटा दोनों कंपलसरी क्या चाहिए, सेम आने चाहिए, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, ये है अपना पोलर कोऑर्डिनेट। बहुत अच्छे से देखो फॉर्मूला देख लो बेटा, r का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, y इज इक्वल टू लिखा है, x इक्वल टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, दूसरी बात यहाँ पे सिंपल सा साइन रूल, और ये कोसाइन रूल, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ओके, साइन रूल में देखो बेटा सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है, क्या है बेटा, a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b, और इज इक्वल टू c अपॉन sin c। बस इसके प्रूफ करते मत बैठो बेटा, सिंपल सा आपको याद रखना है फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन उतरता है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखें तो क्वेश्चन बहुत इजीली कवर होगा, क्योंकि बोर्ड में नहीं देना तो उसके लिए उसके प्रूफ करते बैठ के टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, ये होगा साइन का रूल बेटा, ये सब एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, आप कौन सी भी वैल्यू इसमें दिया तो दो वैल्यू देके रहे तो साइन ए और साइन बी के हिसाब से ले सकते हैं, और बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और कोसाइन रूल के लिए फॉर्मूला बेटा, अगर आप cos a लेते हो, cos a के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन आएगा बेटा 2bc। ओके, cos b इज इक्वल टू आप ले सकते हो बेटा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बेटा 2ac, और cos c के लिए आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये है बेटा कोसाइन रूल की फॉर्मूला, इसका बेटा दिस इज योर कोसाइन रूल। बहुत इजी है बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत है।
ठीक है। आप प्रोजेक्शन ऑफ रूल भी लिख सकते हो इसको, ए बी सी कॉस ए ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी और सी कॉस बी ऐसे भी लिख सकते हो, याद रखना। ठीक है। दूसरी बात बेटा, साइन रूल कोसाइन रूल हो गया, इसके साथ साथ ऑफ एंगल फार्मूला भी याद रखना है। ऑफ एंगल फार्मूला, ऑफ एंगल फार्मूला देखो बेटा, ऑफ एंगल फार्मूलास क्या है? ऑफ एंगल बोले तो बहुत सिंपल है। ऑफ एंगल देखो यहाँ पे सबसे पहले साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला होगा बेटा अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो एस मतलब क्या है? इसके लिए आपको पता है हेरेंस फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, याद होगा भाई कैसे वाला करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, साइन बी बाई टू मतलब क्या आ सकता है बेटा? साइन बी बाई टू बोले तो बी बोले तो सेम बात, एस माइनस सी अपॉन ए सी, और साइन सी बाई टू बोले तो आपको आ जाएगा आंसर अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी अपॉन ए बी, सी तो नहीं रहेगा। ठीक है। अगर देखते हो कॉस ए बाई टू लेते बेटा, कॉस ए बाई टू का क्या आ सकता? कॉस ए बाई टू का थोड़ा अलग से आएगा, कॉस ए बाई टू का एस इंटू एस माइनस ए अपॉन लिखो बेटा बी सी, और कॉस बी बाई टू बोले तो अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, कॉस सी बाई टू के लिए आप लिखोगे बेटा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है। और tan a बाई टू क्या कर सकते हो बेटा? tan a बाई टू मतलब sin a बाई टू अपॉन cos a बाई टू, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो BC कटेगा, तो वही अपना tan a बाई टू आएगा। कैसे देखो, tan a बाई टू का भी लिखूंगा यहाँ पे, tan a बाई टू इज इक्वल टू क्या हो सकता है? tan a बाई टू का फॉर्मूला आएगा बेटा आपको अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस c, ये आपका tan a बाई टू का फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आएगा बेटा, जैसे कि अपन हेरेंस फॉर्मूला निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला आपको क्या आ सकता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, क्या निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में? s इंटू s माइनस a, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, इसको निकालना आपको पता है, ट्राइंगल ए बी सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि एस की वैल्यू आपको निकल जाती है यहाँ पे हेरेंस फॉर्मूला के हिसाब से, और उसके बाद आप क्या करोगे? ए बी की वैल्यू करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये होगा बेटा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब चलते आगे, इनवर्स में क्या क्या होता है और इनवर्स में कैसे करना है, वो बहुत इजी है, उसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बेटा, एक क्वेश्चन मुझे लगता है इस पार्ट से आएगा और एक क्वेश्चन वो पार्ट से आएगा। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से एक पार्ट आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, बाकी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखना बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। राइट, दूसरी बात देखो, नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है देखो, ये आपने को पता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इसके पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था, बट ये टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, तो देखो बेटा मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले लिखा था, बट वहाँ पे मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी कवर किया, आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला भी कवर किया। अब यहाँ पे सबसे मेन बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको ब्रांचेस याद रखना है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू मस्ट। ब्रांचेस कैसे याद रखोगे? सिंपल सी बात, अगर समझ लो साइन इनवर्स का आपको ब्रांच है, साइन इनवर्स का ब्रांच जो है बेटा इसके अंदर रहता है बेटा 90 माइनस 90 डिग्री से लेके प्लस 90 के बीच में। ओके, दूसरी बात cos इनवर्स का ब्रांच क्या होता है बेटा? cos इनवर्स का ब्रांच 0 डिग्री से लेके 180 के बीच में। ओके, जिसकी जो वैल्यू आएगी प्रिंसिपल वैल्यू है बोले तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 डिग्री से लेके 180 के बीच में आती है, और बाकी जो रहेंगे वो पूरे रियल नंबर है। ठीक है, इसका जो डोमेन रहेगा पूरा रियल नंबर रहेगा। ये अपना रेंज है कि -90 टू +90, मतलब ये ब्रांच ऑफ ए। अब दूसरी बात देख लो बेटा, यहाँ पे tan इनवर्स का क्या होगा? tan इनवर्स की वैल्यू कभी भी ओपन ब्रैकेट -90 डिग्री से लेके +90 के बीच में, ठीक है, -∞ टू +∞, और cos की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में, और tan की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में। बट आपको याद रखना है cos की डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं चलेगी, ऑलवेज इन पॉजिटिव। नेगेटिव में आया मतलब उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव, पॉसिबल नहीं करेगी नेगेटिव, और उसकी वैल्यू कभी भी 0 डिग्री से लेके 180 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ वाला देखो बेटा कॉट इनवर्स, देखो कॉट इनवर्स का भी सेम रहेगा। कॉट इनवर्स का ओपन ब्रैकेट 0 से लेके 180 के बीच में रहेगा, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं करेगी, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ओनली पॉजिटिव करेगी। ओके, बाकी का इसका तो रियल नंबर ही रह जाएगा। नेक्स्ट कॉट इनवर्स होगा बेटा, कॉट के बाद आपको आ जाएगा दूसरा वाला सीकेंड और कोसेक, सीकेंड इनवर्स ऑफ x, और आखिरी वाला है
कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो सेकंड में तो बेटा देख लो 0 डिग्री से लेके 180 बीच में रहता है और दूसरी बात -π/2। ओके, अब यहाँ पे साइन कोसेक पे देख लो बेटा, इसका होगा क्लोज ब्रैकेट 0 डिग्री -90 डिग्री से लेके -90 से लेके +90 के बीच में रहता है और इसका बिलो कहाँ से रहता है बेटा 90 0 डिग्री पे ये होता है। ठीक है, और ये π/2 पे 0 होता है, ये 0 डिग्री पे 0। ठीक है, ये ब्रांचेस है बेटा। कई बार आपको डायरेक्टली पूछो व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ x। कभी-कभी एमसीक्यू के हिसाब से आपको डायरेक्ट ब्रांच भी पूछा जाता है, कई बार आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाली पूछी जाती है। तो याद रखो, अगर समझ लो मैंने एग्जांपल ले लिया sin इनवर्स x मैंने ले लिया 1/√2। 1/√2 मतलब कितना डिग्री बेटा, इसको अपन काम करते हैं। क्या लिखो इसको, sin इनवर्स ऑफ 1/√2 I will put x। तो sin x कितना आएगा बेटा 1/√2। 1/√2 मतलब कितना डिग्री बेटा, sin x sin 45 डिग्री आएगा। 45 किसके बीच में आता बेटा, ये दोनों के बीच में आता, तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी बेटा ये इसके बीच में, ये x 45 द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू x 45 डिग्री, राइट। अब दूसरी बात बेटा, इसमें कुछ छोटे से प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखना है। sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x ऑलवेज π/2 मतलब 90 डिग्री। सेकंड प्रॉपर्टी cos इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, इसकी भी वैल्यू π/2 होगी बेटा। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी बेटा सेकंड इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x दैट इज आल्सो π/2, वो भी याद रखो। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना और इसके ब्रांचेस बहुत अच्छे से याद करो, कभी भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ओके, बोल नहीं सकते, डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हो, आगे कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी, आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेना बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको आएगी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसका तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बेटा, क्या है फॉर्मूला बेटा, कई बार इसके क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस बोलेगा तो क्या आएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x, ये आ सकता है, राइट, वो ध्यान दे सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी साइन में पूछा तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y में पूछा है। ठीक है, एक्चुअली बोर्ड में ये मेथड ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे लॉन्ग के लिए, बट सीटी के लिए डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। क्या बेटा इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। बस एक प्लस ले लो, प्लस माइनस के हिसाब से प्लस ले लो, प्लस माइनस ले लो माइनस आता है। ठीक है, अगर समझ लो cos की प्रॉपर्टी चाहिए, cos इनवर्स की चाहिए, cos इनवर्स की क्या रहेगी, cos इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ y, जो भी फॉर्मूले का वाला राउंड है, प्लस बोले तो माइनस आएगा, माइनस बोले तो प्लस आ जाएगा। क्या है इसकी प्रॉपर्टी, cos इनवर्स ऑफ x into y माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस लिख सकते हो, अगर माइनस पूछेंगे तो अंदर प्लस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी बेटा साथ वाली, जैसे कि अगर समझ लो 2 tan इनवर्स x को अपन को साइन में लिखना है, साइन में लिखने के लिए क्या रहेगी इसकी प्रॉपर्टी, आपको साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर रह सकती है, ऐसे लिखना है। अगर समझ लो आपको बेटा 2 tan इनवर्स को अगर cos में लिखना है, cos इनवर्स ऑफ क्या रहेगी बेटा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, राइट। अगर आपको बेटा यहाँ पे 2 tan इनवर्स x को अगर आपको लिखना है tan में, तो क्या लिखोगे बेटा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लो, आपका क्वेश्चन ऐसे भी निकल जाता है। तो आपके 4 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, टोटली 8 मार्क्स आपके हाथ में। ये बस कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो, मैंने बोला इसको रिवाइज कर लो अच्छे से, जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ उसके हिसाब से पढ़ो बेटा। आप एक काम करो बेटा, कभी भी जब रिवीजन करना मतलब बुक खोल के मत पढ़ो, बस आपका नोटबुक लेना है और आपकी पेन लेके आपको पता करना है कि मुझे क्या आता है इस चैप्टर में। जैसे मैंने शॉर्ट रिवीजन किया वैसा शॉर्ट रिवीजन करो, आप कभी कॉन्सेप्ट भूल नहीं पाओगे, बहुत इजी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। आप ऐसे करते हो कि वो बुक निकालो, बुक निकाल के बैठते चलो ऐसे देखते छापते हो, ये रॉन्ग प्रोसेस है। मुझे लगता है मैथ्स वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। जब टीचर पढ़ाने के बाद आपको रिवीजन कैसे करना है उसका, कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया, कौन सा चैप्टर लिया, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या है, उसमें क्या क्या होता है,
आपको जितना याद है उतना आप लिख लो, अगर नहीं याद होता है तो उसको अपन आगे जाके चेंज करके थोड़ा बहुत बुक में रिफर करके देख सकते हो, बट आपको कंपलसरी याद रखना है, आपसे कितना हो उतना कंपलसरी आपको करना है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं, आपको तीसरा टॉपिक भी लेते हैं, ठीक है। और ये याद रखना बेटा, अच्छे से आप रिवीजन करते हो, जैसे मैंने करवा रहा हूँ वैसे रिवीजन अच्छे से कर लो, आपको टॉपिक कवर हो जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, और दूसरा वाला टॉपिक देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेशन। मैट्रिसेस क्या है, डिटरमिनेशन क्या है, इसमें से 2 क्वेश्चन कवर होंगे बेटा सीईटी के लिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, बहुत इजी है, क्योंकि देखो बेटा मैं वन शॉट रिवीजन करके दे रहा हूं। इन वन शॉट मतलब कि जैसे शॉर्टकट रिवीजन बता रहा हूं, जो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह ये शॉर्ट रिवीजन देख लीजिए तो आपके क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, आपका कांसेप्ट एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। दिस इज एग्जाम विल बी कांसेप्ट बेस्ड एग्जाम है, आपको वहां पे क्वेश्चन ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में जैसा वैसा नहीं रहेगा, उसके लिए कांसेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर कांसेप्ट आपको अच्छे से आता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली कवर हो सकता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे डिफाइन मैट्रिसेस, आपको पता है कि मैट्रिसेस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रो और कॉलम का अरेंजमेंट है, उसी को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है। डिटरमिनेशन किसे बोलते हैं बेटा, डिटरमिनेशन क्या होता है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके कोई साइज नहीं रह सकता, मतलब साइज ऐसे रह सकती कि ऑर्डर जो होता है उसका कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स में चाहिए, 2 3 2 4 ऐसा नहीं चलेगा, रहेगा तो 2/2 या 3/3 या 4/4 ऐसा रहना चाहिए, उसी को अपन डिटरमिनेशन बोल सकते हैं। मैट्रिक्स को क्या बोलना है, उसका कोई भी साइज रह सकता, ऑर्डर कैसे भी रह सकता है, साइज का मतलब ऑर्डर 2/3 रह सकता, 3/4 रह सकता, 1/2 रह सकता, उसका कोई साइज नहीं रहता। But determination always in square matrix, that is known as determination of matrix. Okay, सबसे पहले देखो बेटा शुरुआत करते हैं पहला वाला मेन शॉर्ट। रो मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखो बेटा, सबसे पहले रो मैट्रिक्स देखते हैं। रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं बेटा, अरेंजमेंट किसमें होता है, ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स, एक ही रो होता है उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, एक ही रो होता है उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक ही कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स होता है वो डायगोनली चाहिए, जैसे कि समझ लो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स लिया मैंने, उसका जब 2 3 और नॉन डायगोनल 0 चाहिए, इसी को अपन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सी मैट्रिक्स बेटा, डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट चाहिए, नॉन डायगोनल 0 चाहिए, उसी को डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। राइट, क्लियर एवरीवन। गो फॉर द नेक्स्ट बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर भी सेम होता है बेटा, स्केलर में बस डायगोनल जो ले रहे हैं वो इक्वल चाहिए, नॉन डायगोनल 0 चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉन डायगोनल क्या चाहिए बेटा, 0, और जो डायगोनल है वो सेम चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर। उसके साथ साथ दूसरा वाला देखो बेटा यूनिट मैट्रिक्स, ये स्केलर हो गया, यूनिट मैट्रिक्स देखो। यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, उसका जो डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 1 होता है, डायगोनल एलिमेंट मतलब 1 1 0 चलो 0 1, ये जो डायगोनल होता है बेटा इसका ऑलवेज 1 होता है, इसका सेम होता है, बस ध्यान रखिए 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सी मैट्रिक्स बेटा, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, दूसरी बात ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे बोलते हैं बेटा, देखो ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज इंटरचेंज द रोस एंड कॉलम, रो को कॉलम में लिखना, कॉलम को रो में लिखना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे कि समझ लो एग्जांपल, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया बेटा, ए मैट्रिक्स लिया, क्या लिया, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 लिया, अगर मुझे इसको ट्रांसपोज करना है तो क्या करूंगा बेटा, 1 2 लिखूंगा, 3 4 लिखूंगा, रो को कॉलम में लिखूंगा, कॉलम को रो में लिखूंगा, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए बेटा इसके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, देख लेना प्रॉपर्टी। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज अगर लिखते हो तो इसे क्या बोलते हैं, ए लिख सकते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। राइट, अगर समझ लो दूसरी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी होल ट्रांसफर रहा तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर प्रॉपर्टी आपको a माइनस बी होल ट्रांसपोज का, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज लिखते हैं। अगर इनटू में रहा तो क्या लिखेंगे बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी a इनटू b होल ट्रांसपोज बोले तो ये आएगा आपको a ट्रांसपोज इनटू b ट्रांसपोज। ये आपके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए बहुत इजी बेटा, अच्छे से देख लेना कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंज द रोस एंड कॉलम, इसके प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन कभी-कभी आ सकता है, तो प्रॉपर्टी याद रखना, कभी-कभी a प्लस b होल ट्रांसपोज मतलब उसको a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज लिख सकते हैं। बस अच्छे बेटा दिमाग में रख लो, इतना कुछ इसको रटना मत करो। बहुत बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं यार, डरो मत यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको डरना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है, डरने की जरूरत नहीं, और क्वेश्चन इतना सारा करना है सर, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको इन शॉर्ट रिवीजन में करा के दे रहा हूँ, और बहुत अच्छे से पढ़ लो, इसको रिवाइज कर लो। जो बच्चे ने पहले से भी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो देख लेना, बस आपको बहुत दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बता सकता, बस आपको शॉर्ट में पूरा कवर करूंगा कि जो आपके चैप्टर से उसकी कवरिंग कर दूंगा कि आपको
वहां जाके दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसका फॉर्मूला बेस क्या है, मैं कर सकता हूँ, वो थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा 100%, ठीक है। और मुझे पता है कि अगर आप ये अच्छे से वीडियो देखते हो क्लियरली पूरा, तो मुझे पता है कि 100% मार्क्स आप कवर करो, ये मेरी गारंटी, ठीक है। देखो बेटा, दूसरी बात है ट्रांसपोज मैट्रिक्स है बेटा, क्या है दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो है सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहला सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हो तो उसमें क्या हो सकता है, A is equal to A ट्रांसपोज या A is equal to माइनस A ट्रांसपोज, क्यों सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सिंपल सी बात बेटा, A is equal to A ट्रांसपोज करो, A is equal to I, J is equal to A ट्रांसपोज J, बस इक्वल ही रहता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, बस A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज होता है। अगर सामने अच्छा और बुरे हिसाब से देख सकते हो, A is equal to माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला जाता है, दैट इज नोन एज सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल बेटा आपको यहाँ पे देख लेना, ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी कवर होगा, ये भी अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल मतलब सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई एक मैट्रिक्स लेते हो बेटा 1 2 0 या 4, ए साइड को अपन क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये साइड हो सकता है, वो साइड, सर अपर बोले तो ऊपर है, नहीं, थोड़ा उल्टा रहेगा बेटा। अपर ट्रायंगल मतलब नीचे का ट्रायंगल शेप में चाहिए, उसे अपर ट्रायंगल बोल सकते हैं। वैसे लोअर ट्रायंगल मतलब क्या होगा बेटा, जैसे ऊपर लिया नीचे लिया तो वो ऐसे ऊपर लिया, यहाँ ले सकते इधर ले सकते, इसको अपन क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर बोल सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? ओके। सिंगुलर मतलब क्या होता है बेटा, जिन मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेशन करोगे उसका आंसर इज इक्वल टू 0 आता है, उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और जिनका नॉट इक्वल टू 0 आता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉन सिंगुलर बोल सकते हैं, उसी को सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, राइट। दूसरी बात देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ये तो टाइप्स है बेटा आपके ऑपरेशन देखो। और दूसरी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? स्क्वायर मतलब जिनका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो अरेंजमेंट होता है वो इक्वल चाहिए, रो और कॉलम इक्वल चाहिए, तभी उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? मतलब जिन मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स है अंदर उनके एलिमेंट 0 चाहिए, उसे अपन नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ऑपरेशंस क्या क्या है देख लेना। यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन। मुझे लगता है ये आपको ऑलरेडी कर चुके हो, फर्स्ट टर्म करके तो एडिशन हो जाएगा, और लास्ट टर्म करके तो ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम रहेगा। मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा? रो इनटू कॉलम, रो को पहले कॉलम के साथ दोनों को करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी बात बेटा, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स में सबसे पहले बेटा इनवर्स मैट्रिक्स का अपने पास एक छोटा सा फार्मूला है। ए इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो 1/mod A इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप एडजॉइंट ऑफ के लिए अपने पास छोटा सा फार्मूला भी है, क्या लिखो बेटा? 1/mod A इनटू एडजॉइंट ऑफ लिख दो D - B - C, इसको अपन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2/2 में डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर 3/3 में निकालना है तो सबसे पहले इसको कोफैक्टर करना पड़ेगा। कोफैक्टर आपको पता है कैसे करते हो? कोफैक्टर बोले तो A11 A12 A13 A21 A22 A3 A22, ठीक है। और आप A31 A2 भी आ जाएगा। जब ये कोफैक्टर करोगे, कोफैक्टर करने के बाद साइंस का चेंज करोगे, कोफैक्टर कैसे करते मालूम है ना? ओके, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करोगे और उसका जो आंसर आता है उसी को अपन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर 3/3 में करना है, अगर 2/2 में तो डायरेक्ट है बेटा 1/mod A इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब D - B - C A, ये डायरेक्ट 2/2 में। 3/3 में आपको कोफैक्टर करना पड़ेगा। कोफैक्टर को अगर ट्रांसपोज करोगे उसी आंसर को अपन क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कैसे? जैसे समझ लो कोफैक्टर मैंने किया A11, उसके बाद A12 A21 A22, 2/2 में करना बेटा, 2/2 तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसका आंसर अगर ट्रांसपोज करके लिखोगे तो क्या होगा? ट्रांसपोज करके तो उसे क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ओके ना। दूसरी बात, कोफैक्टर तो आपको पता है बेटा, A11 मतलब पॉजिटिव लोगे, A12 मतलब नेगेटिव लोगे, A21 मतलब 3 2 + 1 3 है। और जहाँ पे इवन नंबर आ रहा है वहाँ पे पॉजिटिव ले लो, जहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है वहाँ पे नेगेटिव ले लो, वो ये अच्छे से याद है। माइनर का मतलब क्या होता है याद रखो बेटा, माइनर मतलब उसका साइन चेंज नहीं करना। जैसे आप लेते हो 2 के अपोजिट में क्या है? माइनर मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया बेटा 1 2 3 4 लिया, मुझे इसका माइनर करना है। माइनर मतलब देखो इसके साथ जो होता है वही लिखना है 2, इसके साथ क्या होता है 3, इतना लिखो, साइन जो रहेगा वही लिखना बेटा, M11 M12, साइन चेंज नहीं करना। कोफैक्टर में क्या करते हैं? A11 मतलब पॉजिटिव, A12 मतलब नेगेटिव। A11 पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? 1 + 1 2 दैट इज इवन नंबर, इसलिए उसको पॉजिटिव लेते हैं। 1 + 3 अगर रहता 4 है तो वो 4 होगा इवन नंबर। 1 + 2 3 दैट इज ऑड नंबर, इसलिए उसको नेगेटिव, वो याद रखना, राइट? क्लियर? दूसरी बात, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन में 2 तरीके बेटा, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो और कॉलम, रो को R से डिनोट किया जाता है, कॉलम को C से डिनोट किया जाता है, ओके।
तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोला जाता है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन को ज़्यादा टेंशन नहीं, बस ध्यान देना है रो और कॉलम को ट्रांसफॉर्मेट कैसे किया जाता है, R1 R2 R3 R3 इसके हिसाब से करो। ओके, दूसरी बात रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड यूज करना है बोले तो उसके लिए फॉर्मूला रिडक्शन का A इंटू AXI इक्वल टू B, रिडक्शन का फॉर्मूला है। ओके, एडजॉइंट मैट्रिक्स तो मैंने बताया, एडजॉइंट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं बेटा, कोफैक्टर को अगर ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ऑफ फॉर्म हो जाएगा, तो फिर एडजॉइंट मेथड होगा 1/mod D माइनस B माइनस C। ओके, अब दूसरी बात बेटा अलग तरीके से भी आपको करना है इन्वर्शन बोले तो A इंटू A इनवर्स ऑफ I, ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वर्सन ऐसा भी लिखा तो I मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 ऐसे लिखो, A इंटू इनवर्स करोगे तो इनवर्स के लिए तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, इनवर्स भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक एडवांटेज ऐसा है कि कोई भी मेथड करो x y की वैल्यू, अगर समझ लो बेटा यहाँ पे इनवर्स इक्वेशन में पूछा तो सेम फॉर्मूला लिखो, बस बाजू में b से मल्टीप्लाई x y वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और इसमें क्रामर्स रूल भी आपको 11th ग्रेड में क्रामर्स रूल किया था, क्रामर्स रूल भी इसके हिसाब से आप x y वैल्यू निकाल सकते हो, वो ध्यान देना, ठीक है। मैट्रिसेस में इसमें ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान दो, डिटरमिनेशन बहुत अच्छे से देख लो, डिटरमिनेंट देके कोई वैल्यू निकालो बोले आपको पता है डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज नॉन सिंगुलर सिंगुलर, कोई याद रखना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा उसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस ये कॉन्सेप्ट याद अच्छे से याद रख लो और इसके बेसिस के क्वेश्चन ईयरली क्वेश्चन देख लो क्या पूछा गया क्या नहीं, आपको बहुत इजी कवर हो सकता है, चलो ठीक है। और इसके प्रॉपर्टीज देखो ना, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी लिखे रहे और मैट्रिसेस में ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही है और उसी से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से दो क्वेश्चन पूछते हैं, रिडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट मैट्रिक्स, कोफैक्टर, इन्वर्शन। अब कुछ बचा है इसमें, रिडक्शन तो पता है x इक्वल टू b करो बेटा x y वैल्यू निकल जाएगी, या एडजॉइंट इन्वर्स करने के बाद ये तो इन्वर्स ऑफ i करो तो भी वैसे ही निकलेगा, नहीं तो फिर आपको वैसा नहीं करना है तो सीधा आप डिटरमिनेशन ये वाला करो, क्रामर्स रूल करो, x y की वैल्यू निकल जाएगी। a इन्वर्स के लिए, नॉर्मल इन्वर्स के लिए ये फार्मूला यूज करो, इक्वेशन में अगर दिया है x y वैल्यू निकालो तो इनटू b करो तो डायरेक्टली आपको निकल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? पूरी टाइप कवर हो चुकी बेटा, अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम रहा तो बोलना है कमेंट करके, कुछ टॉपिक मिस हुआ तो प्लीज आप उसको रिफर कर लो, थोड़ा देख लो, पूरा टॉपिक 100% कवर है, बस इसमें ट्रांसपोज पे ज़्यादा ध्यान दो बेटा और सिमेट्रिक पे ज़्यादा ध्यान दो, वो भी पूछा जाता है, और इन्वर्शन मेथड और रिडक्शन मेथड, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये वाला थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। बहुत ईजी है बेटा, देख लेना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। और देखिए दूसरा टॉपिक अपन नेक्स्ट मैट्रिसेस डिटरमिनेशन के बाद दूसरा टॉपिक आएगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो पिछले इसमें किया था, ओके। अभी देखते हैं उसके बाद का टॉपिक आपको नेक्स्ट आएगा पेयर ऑफ स्टेटमेंट। कौन सा टॉपिक बेटा? पेयर ऑफ स्टेटमेंट। हाय गाइस, नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं अपना। इसके पहले पिछले वीडियो में मैट्रिसेस किया था, पिछले टॉपिक, और ये अपना टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या 12th में, और आपको सीटी में क्या प्रिपेयर करना है, क्या शॉर्टकट से आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा करके 5-6 टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छे से रख लो, इसी से आपको 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले कंबाइन इक्वेशन, आपको पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब एक्चुअली क्या होता है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो दो कंबाइन इक्वेशन जो फॉर्म होता है वही कौन से फॉर्म में फॉर्म होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होता है, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, कंबाइन इक्वेशन भी बोल सकते हैं या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो स्ट्रेट लाइन लेते बेटा, वो दो स्ट्रेट लाइन को अगर आप कंबाइन करते हो, कंबाइन करने का मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं या कंबाइन इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तो यहाँ पे सबसे मेन बात है बेटा, आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक्चुअली मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पहले थोड़ा सा टॉपिक जो है 11th का टॉपिक याद करता हूँ, जो आपको याद रखना है बेटा, y इज इक्वल टू स्लोप निकालने के लिए y इज इक्वल टू mx1 प्लस c, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फार्मूला आपको याद होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद परपेंडिकुलर मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1 और पैरेलल मतलब m1 m2 इज इक्वल टू, याद रखना है, ओके। और इक्वेशन ऑफ स्लोप के लिए फार्मूला भी पता है आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x माइनस x1, वो थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कहीं भी काम आ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है उसको, ठीक है। कंबाइन मतलब दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो और उसी दो इक्वेशन को कंबाइन इक्वेशन बोलते हैं या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, होमोजेनियस डिग्री ऑफ इक्वेशन, होमोजेनियस डिग्री इक्वेशन मतलब सेकंड डिग्री इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तो पॉइंट डिस्क्रिमिनेट होता है, अगर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 रहा तो कांस्टेंट होता है कभी-कभी, ठीक है। अगर समझ लो h स्क्वायर माइनस ab इज लेस देन 0 रहा तो दैट इज नॉट ए रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 कभी हो नहीं सकती, हुई तो भी उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नॉट ए पेयर ऑफ रिप्रेजेंट, ए क्या बोल सकते हैं, डज नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन, वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती लेस देन की वैल्यू 0 लेस देन रहा। दूसरी बात है बेटा, h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अपन इसका एक थ्योरम किया होगा आपने,
दोनों को b इज इक्वल टू 0 लेना, b इज नॉट इक्वल टू 0 लेके दोनों को प्रूफ करते हैं। करने के बाद आपको ये दो m1 फॉर्म होते हैं, m1 m2 दो स्लोप फॉर्म होते हैं, h माइनस a वाले फॉर्म होते हैं। आप वो थ्योरम अगर प्रूफ करते हो तो आपको समझ में आएगा, तो आपको थ्योरम प्रूफ करने की गरज नहीं, यहाँ पे सीईटी है, उसने आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है, दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे जो अपन h स्क्वायर माइनस ab के हिसाब से कंडीशन याद रखना बेटा, कंडीशन क्या होते हैं देख लेना। अब ये इसको अपन कांस्टेंट को कभी-कभी पैरेलल भी बोल सकते हैं, h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, दैट इज आल्सो पैरेलल भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा m1 इज इक्वल टू माइनस h माइनस h स्क्वायर अपॉन ab अपॉन b, ये अपना पहले m1 है। अगर वो थ्योरम को m1 इज b इक्वल टू 0 लोगे और b इज नॉट इक्वल टू 0 लोगे तो आपको ये दो फॉर्म हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, सम ऑफ द स्लोप्स, सम ऑफ द स्लोप मतलब क्या होता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय b, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है बेटा, m1 m2 इज इक्वल टू a बाय b। कोई भी अगर आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया जाता है उसका कैसे निकालो बेटा, a बोलो तो ये सामने वाला रहेगा, ओके, और 2h बोलो तो ऐसे निकालोगे, और उसके बाद b बोलो तो ये लिखोगे, और ये सम ऑफ द स्लोप निकलेगा। ठीक है, ये दोनों कहां से है सम ऑफ द स्लोप बोले तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, ये दोनों को कंबाइन करोगे तो ये फॉर्मूले निकलेंगे, और दो इक्वेशन को इसको कंपैरिजन करो तो उससे अपन को ये दो वैल्यू निकल जाती है, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, याद रखना। ठीक है, और कभी कभी एक्सिलरी इक्वेशन है बेटा, एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, m का मतलब स्लोप होता है, तो कभी कभी यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करो बोलता, तब वी हैव टू यूज द एक्सिलरी इक्वेशन, वी डायरेक्टली फाइंड इट द k वैल्यू, मतलब कैसे, उसका कोई स्लोप निकल जाता है, स्लोप अपन m समझेंगे तो m की वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद वैल्यू निकल जाती है सीधे से। ठीक है, m के लिए सम ऑफ द स्लोप माइनस 2h बाय b, m1 m2 इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स a बाय b। ओके, ये सब कुछ किससे बेटा, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात देखो बेटा, इसमें एक्यूट एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्यूट एंगल मतलब आपको पता है, इस इक्वेशन से आपको tan थीटा इज इक्वल, ये भी अपन ने थ्योरम प्रूफ किया था, आपने इसके पहले किया होगा बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, होमोजेनियस वाला और ये एक्यूट एंगल वाला, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंट टू लाइंस। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल एंगल निकालने के लिए काम आएगा बेटा, आपको इसमें से a निकलेगी, h निकलेगा और b निकलेगा, उसमें पुट करो आपको एंगल निकल जा सकता है, तो उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल बोल सकते हैं, राइट। दूसरी बात, अगर लाइन रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर करना चाहते हो तो उसको क्या बोल सकते हैं, फार्मूला क्या लिख सकते हैं, a plus b equals to 0। अगर टू लाइंस आर पैरेलल बोले तो कब पैरेलल होंगे, h स्क्वायर माइनस ab equals to 0। अगर लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अगर पैरेलल को प्रूफ करना चाहते हो तो उसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर माइनस ab equals to 0 ले सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला क्या होगा, a plus b equals to 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन देता है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर, अब उसमें वैल्यू डाल के देखो, उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो परपेंडिकुलर होता है, और पैरेलल में करने के लिए h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, क्योंकि कौन सा इक्वेशन ले सकते हैं बेटा, सेकंड डिग्री ऑर्डर इक्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में क्या है बेटा, सिंपल सा है कि ये जनरल डिग्री इक्वेशन है कि नहीं मालूम करने के लिए वी हैव टू यूज दिस फार्मूला, abc 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस cs स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पे याद रखना बेटा, सबसे पहले कि आपको a की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद 2h भी निकलेगा, 2g भी निकलेगा, 2f निकलेगा, बस, और निकलेगा क्या, कुछ है क्या निकलेगा, सब निकल गया। ये वैल्यू इसमें पुट करो, इसका आंसर इक्वल टू 0 आता है तो अपन क्या कर सकते हैं, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। तो हाउ कैन यू प्रूफ बोले तो इसमें दे दो बेटा, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया जाता है, जनरली सेकंड डिग्री इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, इसमें अगर इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे ये फार्मूले में, इसके दो फार्मूले, डिटरमिनेशन वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये याद रखो बस हो जाता, वो कंफ्यूज करेगा थोड़ा। ठीक है, एबीसी ऐसा लेके एचएस लिए तो भी चलता, बट मुझे लगता है कि ये याद रखो, इजीली आपका आंसर निकलेगा। अगर आपको बोलेगा कि ये पेयर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पेयर ऑफ लाइन है कि नहीं चेक करना है, कोई इक्वेशन दिया, ऑप्शन देगा कि दिस है, नहीं है, नॉन ऑफ दिस बोलेगा, तब अपन क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज करके उसमें पुट कर दो, आंसर विल बी 0 आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता, नहीं तो नहीं। और दूसरी बात याद रखना कि इसमें कई बार क्या होता है, कोई मिसिंग नंबर देता है, जैसे k वैल्यू फाइंड करो बोलता है, m वैल्यू फाइंड करो बोलता है, तब अपन ये वाला यूज करना। तब इसमें कभी-कभी परपेंडिकुलर बोलेगा, तब अपन a plus b equal to 0 लेना, तो p की वैल्यू निकल जाती है, और q की निकालनी रहती, तब अपन को इसमें डाल देना, निकल जाता है। पैरेलल बोलेगा तो h स्क्वायर माइनस ab equal to 0, जब कब बेटा, जनरल इक्वेशन देके रहेगा तब परपेंडिकुलर बोल सकता, पैरेलल भी बोल सकता, उसके हिसाब से दो फार्मूले याद रखो। और मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना है तो ये वाला फार्मूला बेटा, hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, gh माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर। ठीक है, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं बेटा, आपका क्वेश्चन आ सकता है तो एक्यूट एंगल से आएगा, नहीं तो फिर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से, अगर मिस हुआ तो कंबाइन इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन, नहीं तो फिर यहां से। ठीक है, इसमें जॉइंट इक्वेशन भी एक टॉपिक है बेटा, जॉइंट इक्वेशन, जो जॉइंट करना है दो इक्वेशन को, और सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट द इक्वेशन मतलब जो कंबाइन इक्वेशन रहते हैं उसको फैक्टराइज करके सेपरेट करोगे, दो वैल्यू निकलेंगे, उसको सेपरेट इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और वहां पे भी ध्यान देना है, और बस इतना ही टॉपिक है बेटा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो इसको और क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है इसमें,
इतना ही है बेटा। और ये टॉपिक आप देख लो, आपके बुक में भी इतना ही रहेगा। बस इसके बेस पे क्वेश्चन जो है ईयरली कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्यूट एंगल और ये वाला अच्छे तरीके से देख लो बेटा, बहुत इजी कवर हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना बेटा, ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़े याद रखना कि आपको होमोजेनियस इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोलेगा तब क्या होगा, ग्रेटर देन में क्या हो सकता है, लेस देन में क्या हो सकता है, सम ऑफ द स्लोप्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स कैसे निकालोगे वो थोड़ा देख लेना। कई बार की वैल्यू निकालना, बस इसके हिसाब से बोलते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रख के इसके बेस पे ही क्वेश्चन करो दूसरे वाले, जो आपको ईयरली क्वेश्चंस करना है, पूरे नहीं करना है। इतना ही कॉन्सेप्ट है बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जो आपके स्टेट बोर्ड में दिया गया है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, देख लेना अच्छे से। हेलो गाइस, अभी करते हैं वेक्टर टॉपिक करते हैं। इसके पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया था अपने पार्ट 1 का। अभी देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद वेक्टर का शॉर्ट डिवीजन कैसे किया जाता है और वेक्टर से क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है देख लो। वेक्टर में देखो सबसे पहले मेन बात, वेक्टर होता क्या है। वेक्टर एक्चुअली वेक्टर और मोस्टली क्या फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में दो तरीके है, एक है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो भी रहते हैं, और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, नो डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या है यूनिट वेक्टर मतलब, वी आउटलाइन सबसे पहले पोजीशन वेक्टर मालूम करना चाहिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर मतलब आपको क्या करना है, अगर कोई भी एक ए बी वेक्टर लेते हो तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसी को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब अगर सबसे पहले ए कैप लेते हो तो ए कैप मतलब उसका कभी भी डायगोनल, उसका मैग्नीट्यूड कभी भी 1 होता है, उसी को यूनिट वेक्टर बोला जाता है। ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। मॉड ए का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब उसका क्या होता है बेटा, मॉड ए बी वेक्टर मतलब इसको मॉड ए बी बोलते हैं, तो इसका अपन क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोला जाता है। कभी भी जब मैग्नीट्यूड बोलता है तो यहाँ पे सीधा आप क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके रखना है, उसी को अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोला जाता है। यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड करो अंडर रूट, उसी को अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक। कोलिनियर मतलब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी को प्रूफ करने के लिए कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है, लैम्डा ए सी, ठीक है। और इसका क्या होता है बेटा, पैरेलल टू द सेम लाइन। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होता है, टू और मोर वेक्टर इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको सबको पता है कि अगर आपको कोई कोलिनियर वेक्टर दिया जाता है और उसकी पी या वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला a1 a2 b1 b2 c1 c2, इससे अपन को a1 b1 की वैल्यू निकल सकती है, कंफ्यूज होने की गरज नहीं, ठीक है। दूसरी बात, कोलिनियर मतलब सेम देख लो बेटा, a b इक्वल लैम्डा ac, a b वेक्टर को b माइनस a वेक्टर लिख सकते हैं, ac वेक्टर को c माइनस a वेक्टर लिख सकते हैं। और दूसरी बात a1 a2 b1 b2 c1 c2, राइट। दूसरी बात, कोप्लानर वेक्टर मतलब क्या होता है, पैरेलल टू द सेम प्लेन, पैरेलल टू द सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लानर वेक्टर। तो इसको अगर आपको करना है तो डिटरमिनेशन इक्वल टू 0 करो। अगर डिटरमिनेशन इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब दैट इज नॉन कोप्लानर। डिटरमिनेशन इक्वल टू 0 आता है तो उसका आंसर क्या आता है, कोप्लानर बोल सकते हैं उसको। अगर नॉन कोप्लानर मतलब नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेशन इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज। ये दोनों में फर्क क्या है, ये सेम लाइन पे रहता है, ये सेम प्लेन पे रहता है, ओके। अब इसको अपन प्रूफ करना है तो आप सीधा डिटरमिनेशन करो, x y की वैल्यू निकल सकती है। अगर बोला कि भाई कोप्लानर है, उसके फाइंड द x y वैल्यू को, तो डिटरमिनेशन इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकल जाती है, कंफ्यूज होने की गरज नहीं। दूसरी बात, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब सिंपल से बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन में होता क्या है। लीनियर कॉम्बिनेशन देखो कि अगर वेक्टर में दिया है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अपन समझ लो यहाँ पे बेटा r वेक्टर लिया और बाकी का a वेक्टर इंटू x प्लस b वेक्टर इंटू y प्लस c वेक्टर इंटू z, यू हैव टू फाइंड द x y z वैल्यू, उसी को लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर करो, i काट दो, x में कन्वर्ट करो, x y y की वैल्यू आती है, उसी को अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, क्लियर। सेक्शन फार्मूला, ये तो सबको ऑलरेडी पता है बेटा, सेक्शन फार्मूला है क्या। सेक्शन फार्मूला देखो बेटा, 4 फार्मूले हैं। सबसे पहले इंटरनल डिवीजन mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n, और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है बेटा, mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन m माइनस n, दैट इज एक्सटर्नली। इंटरनली में प्लस आता है, एक्सटर्नली में माइनस आता है। और मिड पॉइंट तो पता है बेटा, c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2, दैट इज नोन एज विच वेक्टर, मिड पॉइंट बोला जाता है उसको। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर है, मिड पॉइंट डिवीजन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटरॉइड देखो बेटा क्या है, g से डिनोट किया जाता है सेंटरॉइड को, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन 3, दैट इज नोन एज सेंटरॉइड ऑफ द वेक्टर, ओके। अब सेंटरॉइड में अगर टेट्राहेड्रल दिया जाता है, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल बोलेगा तो g वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन d, टोटल डिवाइडेड बाय
4। ये अपना टॉपिक है। तो इसमें ध्यान देने की बात ये की बेटा, ये थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि कभी कभी ये सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रल पूछा जाता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन d डिवाइडेड बाय 4, राइट। दूसरी बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ये तो क्लियर बेटा सबको। इसके टाइप्स भी आपको मेरे ख्याल से पता होगा, जीरो वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ओके, सिंपल सी बात, ओके। और दूसरी बात, इसमें कुछ अलग टाइप की है, स्केलर तो मैंने, यूनिट वेक्टर तो मैंने बता दिया, ओके, फ्री वेक्टर, ये वाले वेक्टर है। दूसरी बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इसमें a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। तो अगर आप इस वेक्टर को डिटरमिनेशन करोगे तो इसका आंसर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। या दोनों की प्रॉपर्टी एक ही है, सेम ही प्रॉपर्टी है, कंफ्यूज होने की गरज नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल करना है, इसका मतलब सीधा डिटरमिनेशन करो, इसमें ओनली डायरेक्शन रहता है, नो मैग्नीट्यूड, ओनली ये रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, नो डायरेक्शन, ठीक है। तो a डॉट b डॉट c का डिटरमिनेशन करोगे, उसका आंसर जो आएगा वही आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, राइट। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पॉइंट मतलब कुछ नहीं करना बेटा, a डॉट b क्रॉस c कर सकते हो, या सीधा ऐसे लिखिए तो हो जाएगा बेटा a डॉट b डॉट c वेक्टर, इसी को भी अपन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पॉइंट बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पॉइंट में विथ कोप्लानर बोलेगा तो उसका आंसर कंपलसरी आपको क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो उसकी वैल्यू अपन उसको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पॉइंट विथ कोप्लानर दिया तो उसका आंसर आपको क्या आता, इक्वल टू 0 आ जाता, ठीक है, ओके। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल मतलब 1/6 इनटू a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, इसका a वेक्टर b वेक्टर c करो, डिटरमिनेशन करो और उसको डिवाइडेड बाय 6 करो, सिंपल सी बात है, उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर रहेंगे बेटा, एप्लीकेशंस के क्वेश्चन भी आपको ऑर्थो सेंटर, सर्कल या कुछ डिफरेंट वाले पूछेंगे, बट आपको उसके बेस, इसी के बेस पे पूछेंगे क्वेश्चन, जो इसके फॉर्मूले आपको वहां पे यूज हो सकते हैं, उसके लिए थोड़ा ध्यान देने का है। और मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको कुछ टॉपिक नहीं है वहां पे, बहुत अच्छे तरीके से देख लो, यही शॉर्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसी से आपको 2 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि यही शॉर्ट रिवीजन है। आप देख सकते हो यूनिट वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसे बोला जाता है, और कोलिनियर वेक्टर किसे बोलते हैं, कोप्लानर वेक्टर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, बस अच्छे तरीके से देख लो। थोड़े से उसके टाइप्स देख लो जो मैंने बताया टाइप्स, वो भी अच्छे से देख लेना। अपोजिट वेक्टर मतलब क्या, सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है, जैसे प्लस का माइनस होता है तो उसे नेगेटिव वेक्टर बोला जाता है, मतलब डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऐसा जा रहा तो ऐसे जाएगा तो उसे नेगेटिव वेक्टर बोला जाता है, वो भी याद रखना। यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। ये बहुत अच्छे तरीके से देखना बेटा, और मुझे लगता है क्वेश्चन यहीं से निकलेगा, रेशियो निकालो बोलेगा, या कुछ सेंट्रोइड से निकलेगा, या टेट्राहाइड्रल से निकलेगा, पैरेलल पॉइंट से निकलेगा, इसके ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं है 12th में। 12th बेस पे अगर सीईटी के लेवल पे लेते हो तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, अच्छे से कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, मुझे लगता है ये अगर अच्छे से शॉर्ट रिवीजन करते हो तो आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो सकता है। टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर टॉपिक कवर होता है तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हेलो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपको पता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है, ऑलरेडी 2 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन आपने सीखा होगा इसके पहले 11th में। अब ये 12th में देखो बेटा 3 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल भी देखना है। 3 डायमेंशनल में ज्यादा टॉपिक नहीं, बहुत कम टॉपिक है, आपको ऑलरेडी पता है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 3 एक्सिस रहेंगे बेटा इसमें, x y z। x समझ लो इसको, y समझ लो इसको, z समझ लो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। 3 एक्सिस रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मतलब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन ऑफ रेशियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि 12th बेस पे अगर यहाँ पे आपको सीईटी के लेवल पे पकड़ना चाहता है तो ये बहुत, और ये है। और यहाँ पे देखना है कि शॉर्ट में देखना है बेटा रिवीजन की क्या करना है और कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कैसे टॉपिक है इसमें वो देखना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, बस आपको टॉपिक ध्यान देना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, सबको पता है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है, डायरेक्ट एंगल मालूम है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मतलब देखो बेटा L इज इक्वल कॉस अल्फा, L इज इक्वल कॉस अल्फा, M इज इक्वल कॉस बीटा प्लस N इज इक्वल कॉस गामा। तो इसको अपन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 0 1 लिख सकते हो। अगर वो वैल्यू इसमें पुट करोगे तो कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन आपको आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। ये फार्मूला क्यों दिया कि अगर यहाँ पे आपको कई बार आपको ऐसे रहते कि डायरेक्शन कोसाइन में कोई 2 एंगल देके रहते, तीसरा एंगल नहीं देता, तब आप ये फार्मूला यूज करके तीसरा एंगल निकाल सकते हो, cos स्क्वायर अल्फा मतलब थर्ड एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन होगा। डायरेक्शन रेशियो मतलब आपको पता है L/A, M/B, N/C इज इक्वल लैम्डा, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रेशियो बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ रेशियो, ठीक है।
दूसरी बात, ये डायरेक्शन रेशियो, ये दोनों के कंबाइन में, ये दोनों के रिलेशन में आपको क्या फॉर्म होता है, तो उसे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फॉर्म करते हैं। जैसा रेशियो में दिया तो एक फॉर्मूला फॉर्म होता है, उस फॉर्मूले को डायरेक्शन कोसाइन एंड रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला है L इज इक्वल d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां पे प्लस और माइनस डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहां पे अगर समझ लो आपको कोई रेशियो दिया जाता है तो उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है। डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना कैसे, सिंपल सी बात, देख लो। अगर मुझे कोई रेशियो दिया है, रेशियो मतलब समझ लो 2, 3, रेशियो दिया है, इसको मुझे डायरेक्शन कोसाइन में लिखना है। क्या लिखूंगा, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16, और उसके बाद नेक्स्ट क्या 3 अपॉन सेम बेटा इसका जो आंसर आएगा 9 6 25 29, सेम जो 29 आएगा उसके बाद 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अगर आपको रेशियो भी दिया जाता तो उसको कोसाइन में ऐसे लिखना है। दूसरी बात, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन, विद डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तब आपको फॉर्मूला लिखना है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 N2। ठीक है, जब आपको एंगल निकल जाएगा, ये बोलेगा कि एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस देखे रहेंगे और दो लाइंस में अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है तब अपन को cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है। और यहां पे देखना बेटा, अगर आपको फिफ्थ टॉपिक, यहां पे अगर आपको बोलेगा कि दो लाइन देके रहेंगे, वो भी डायरेक्शन रेशियो देके रहेगा, तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेम, कि अगर यहाँ पे रेशियो भी दिया है, यहाँ पे किसमें दिया, कोसाइन में दिया है, अगर यहाँ पे रेशियो भी दिया है तो आपको डायरेक्शन रेशियो भी दिया है तो उसका वेक्टर फॉर्म करने को क्या करो, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। अगर ये अपन को डायरेक्शन कोसाइन में दिया है तो ऐसे लिखना है, अगर रेशियो देके रहा तो एंगल ऐसे निकालना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अगर समझ लो आपको यहाँ पे ऐसा दिया है कि एंगल बिटवीन टू रेशियो दिया है, दो रेशियो दिया, अगर आप उसको रेशियो के हिसाब से परपेंडिकुलर बोलेगा तब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 करो तो आपको निकल जाएगा। परपेंडिकुलर बोलेगा तो वैल्यू निकल जाएगी उसकी, की या एम कोई भी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, अगर आपको पैरेलल बोलेगा तो फार्मूला क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। ये आपको पैरेलल का फॉर्मूला है, बहुत इजी बेटा, 3D में ज्यादा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो को मालूम करना है, वो अच्छे से मालूम हो तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से निकल जाए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओके, देख लेना बेटा, डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। L इज इक्वल टू a by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, m इज इक्वल टू b by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी से ज्यादा पूछते हैं। अगर आपको एक्यूट एंगल रेशियो ये निकालो बोले तो cos थीटा का ये फार्मूला है, अगर डायरेक्शन रेशियो भी दिया तो cos थीटा का फार्मूला ये रहेगा, अगर डायरेक्शन रेशियो में अगर परपेंडिकुलर बोलेगा तो ये फार्मूला, अगर पैरेलल बोले तो ये फार्मूला। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन लाइन, क्योंकि बेटा बहुत वेरी शॉर्ट रिवीजन, इतना ही पढ़ लो, इसका टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, इसके क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर लो, बस आपको देख लेना, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस देख लो, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस निकलते हैं। इसके सिवा दूसरा टॉपिक नहीं, आपके बोर्ड के बुक में देख लो कि आपका जो बोला है कि सीईटी के लेवल का टॉपिक इतना ही है बेटा, 3D के हिसाब से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट रिवीजन बता रहा बेटा, बहुत सारा टॉपिक नहीं, 6 टॉपिक है, अच्छे से देख लो, और फॉर्मूले भी बहुत कम है, 2 ही फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लाइन।